वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET रैंकर्स में। और जैसा कि हम लोगों ने कल टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पार्ट 1 था उसे हल किए थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपके वो नए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। और हमारा पहला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, दिया हुआ है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है। ये थोड़ा सा आपका रिपीट हो जाएगा और आपने जो गलत क्वेश्चन किया था आंसर वो भी आप लोग का दिमाग में बैठ जाएगा। दिया कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध होता है, किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा किसके बारे में पूछा हुआ है आपको, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में पूछा हुआ है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो संबंध होता है, इन चार ऑप्शन में से जो सही होगा वह ए होगा, यानी कि सूचनाओं, ज्ञान, तथ्यों की जानकारी से ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध होता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। और आपको पता है कि जो आपका एनटीए क्वेश्चन कराता है वह किस रूप में कराता है, तो आपका बहुत सारे 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके कूट भाषा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर समझते हैं। निम्न में से भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का स्तर क्या होता है। तो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कि जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स में हमेशा हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया और संयोजित करना, यह सब हमारे क्या है, जो हमारे भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर है यानी लेवल है वही किए हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। और अगर कूट भाषा में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, समझिए आप लोग। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अगर आप समझ के इसको करेंगे तो आपको एकदम इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया है कि शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में से संपन्न होने की प्रमुख प्रक्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है आपसे प्रश्न कि जो जब भी हम किसी क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो उसके पूर्व हम क्या क्या करते हैं। शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं अपने क्लास में, पाठ्यवस्तुओं के संबंध में निर्णय लेते हैं यानी डिसीजन लेते हैं, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करते हैं या उपरोक्त में से सभी करते हैं। तो बिल्कुल हम जब भी अपने क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो उससे पहले हम सभी चीजों को यहाँ पे पालन करते हैं, अर्थात शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, पाठ्यवस्तु का संबंध यहाँ पे निर्णय लेते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था भी करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डी सही करेंगे, न कि हम लोग ए को सही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। दिया बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब। देखिए दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है यह आपको बताना है, यानी कि परिणाम कौन सा होते हैं यह आपको नहीं बताना बल्कि नहीं है यह बताना है। तो सिंपल सा आपको आंसर करना है, परिपक्वता जो है वह सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। दिया हुआ है कि अध्ययन करने वाला, यानी कि जैसे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो हम आपको किस नाम से पुकारेंगे। शिक्षार्थी के नाम से पुकारेंगे, छात्र के नाम से पुकारेंगे, अध्येता के नाम से पुकारेंगे या फिर ये सभी। तो बिल्कुल सही है, हम आपको छात्र भी कहेंगे, शिक्षार्थी भी कहेंगे, अध्येता भी कहेंगे। ठीक है, परीक्षार्थी नहीं कहेंगे, परीक्षार्थी मतलब जो परीक्षा देने वाले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ यहाँ पे कि निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व क्या है। छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों के वैयक्तिक व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, कार्य विश्लेषण करना या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा दिया, इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा वह होगा कि छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना यह शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व है। तो देखिए, शिक्षण का प्रमुख दायित्व के बारे में पूछा, यानी छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना यह शिक्षण का दायित्व है, बिल्कुल नहीं है। छात्रों का वैयक्तिक व्यवहार यानी जो उनका पर्सनल व्यवहार है, क्या उसकी सूचनाओं को आप संकलित करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। कार्य विश्लेषण करना चाहेंगे, वो क्या कार्य कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनकी पर्सनल चीजें हैं, तो उनके बारे में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं आपका सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिया हुआ है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को भी दिखा था, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग थे और यहाँ पे ऑप्शन अलग है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो संबंध होता है वह बिल्कुल संबंध किससे होता है, आपका मानसिक योग्यताओं से होता है। ठीक है, किससे होता है, मानसिक योग्यताओं से, न कि आपका शारीरिक या फिर गामक योग्यताओं से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि शिक्षण सिद्धांत का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम किसने किया था, यह आपको बताना है। तो शिक्षण सिद्धांत का जो प्रयोग होगा वह जॉन डीवी, बीओ स्मिथ, वाटसन और जेम्स ब्रूनर के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सबसे हम पहले बात करें कि सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति थे हर्बर्ट स्पेंसर थे। ठीक है, कौन थे आपके, हर्बर्ट
स्पेंसर थे। लेकिन अगर हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि जेम्स ब्रूनर आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, किस सिद्धांत द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई क्रिया वाली चीजें करेंगे तो वहां पे हम सीखने के सिद्धांत को अनुपालन करेंगे। तो 9th क्वेश्चन का हम यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए सही लगाएंगे, यानी कि क्रिया द्वारा सीखने के जो सिद्धांत होगा उसमें जो शिक्षार्थी होगा यानी कि जो अभ्यर्थी यानी कि जो आप लोग छात्र हैं वह क्या हो जाएंगे, एक श्रोता के रूप में यानी एक लिसनर के रूप में अपना कार्य करेंगे या फिर वहां पे प्रतिभाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है। शिक्षण के किस सिद्धांत के द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है, यह आपको बताना है। अनुक्रिया के सिद्धांत के द्वारा, प्रेरणा के सिद्धांत के द्वारा, अनुदेशन क्रिया के द्वारा या फिर विभाजन सिद्धांत के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, प्रेरणा का सिद्धांत जो है आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया हुआ है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है, मस्तिष्क से है, हृदय से है, हाथों से या फिर बातों से है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का हम संबंध देखें तो वह हमारे मस्तिष्क से है, न कि हृदय से, न कि हाथों से, न ही आपका बातों से। ये सारे जो पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, जो हमारा पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे अबाउट सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक एक आइकॉन दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, दिया है औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक क्या है। औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक क्या है, अनुदेशन, प्रतिपादन, प्रशिक्षण या फिर अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा आपका कि औपचारिक शिक्षा यानी कि औपचारिक जो आपका एजुकेशन होता है उसमें अनुदेशन जो होता है वह सबसे प्रभावी घटक होता है, न कि प्रशिक्षण, न ही आपका कोई अनुबंधन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, दिया है बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसे मैं कोई समझा भी नहीं रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा देखिए शिक्षण की अवस्था क्या होती है। शिक्षण की अवस्था क्या होती है, पूर्व तत्परता अवस्था, अंत प्रक्रिया अवस्था, शिक्षण तत्परता के पश्चात की अवस्था, उपरोक्त तीनों अवस्था। तो 13 का जो सही आंसर होगा वह डी से होगा, यानी उपरोक्त तीनों अवस्थाएं जो हैं वो शिक्षण की अवस्था, यानी कि पूर्व तत्परता अवस्था यानी कि जब यह पढ़ाने जाते हैं तो उसके पूर्व कोई ना कोई कार्य जरूर करते हैं, अंत प्रक्रिया अवस्था, शिक्षण तत्परता के पश्चात की अवस्था। ये सारी जो क्रिया है, यानी कि जैसे हम लोग क्लास में एंटर किए और जो क्लास में हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं यानी प्रक्रिया कर रहे हैं और क्लास को एंटर खत्म करने के बाद जब हम लोग कार्य खत्म करते हैं तो ये सारे की सारी जो अवस्थाएं होती हैं वह कहती हैं शिक्षण की अवस्थाएं कहलाती हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, और ये थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिया हुआ है कि बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए, बालकों में शोध प्रवृत्ति जो विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, विज्ञान के विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाएगा, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाएगा ताकि वे आसपास के दैनिक जीवन की वस्तुओं को समानता और तुलना करने की आदत विकसित कर सके, या फिर उन्हें यह बताएंगे कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री, नाम और पुरस्कार मिलेगा, या फिर उन्हें यह बताएंगे कि उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ताओं की कहानियां सुनाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वह बी से होगा कि उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाएगा ताकि वे आसपास की जो भी दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं उनकी समानता और तुलना करने की आदत को अपने अंदर विकसित कर सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, दिया हुआ है कि शिक्षण क्रियाओं का महत्व क्या है। शिक्षण जो क्रिया हम लोग करते हैं उसका महत्व आप किस प्रकार से देखते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अध्यापक के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान, या फिर अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार, या फिर अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सिंपल से हम यहाँ पे आंसर बताएंगे कि जो शिक्षण क्रिया है, शिक्षण क्रिया का मतलब क्या होता है कि टीचिंग की जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या आप अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व और बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको शिक्षण कार्य जब आप लोग क्लास में करते हैं तो उससे आपको मतलब होना चाहिए, न कि उसके बाद या उसके पहले का। या फिर अध्यापकों के द्वारा जो शिक्षण कौशल में अपेक्षित सुधार होता है, तो शिक्षण कार्य में जो आपका स्किल होता है उसको सुधार करने एक का जो कार्य होता है वो एक मेंटर होता है। लेकिन शिक्षण में यहाँ पे आपका टीचिंग होता है, लेकिन टीचिंग में आपका टीचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न कि आपका जो टीचिंग प्रोसेस है वो निभाता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक करेंगे, न कि ऑप्शन नंबर ए बी सी को करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पे। सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर बताना है। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है
शिक्षण की युक्तियों प्रविधियों संबंधी निर्णय लेना, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए युक्तियों का विकास करना, छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना, प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। तो 16 का सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना ही क्या है आपका एक प्रक्रिया है जो कि आप लोग क्या करते हैं, किसी भी शिक्षण से पूर्व अपनी तत्परता को संबंधित नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17, दिया है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उच्च शिक्षा यानी जैसे आप लोग बीए बीकॉम करते हैं तो ये आपको उच्च शिक्षा हो गया। तो यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, या फिर व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो सिंपल से हम यहाँ पे आंसर बताएंगे कि जब भी आप कोई लेक्चर देते हैं, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब भी आप स्टूडेंट जो आप लोग यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम करके आए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपके जो प्रोफेसर साहब हैं वह क्या करते हैं, अक्सर करके आप लोगों को लेक्चर देते हैं। तो लेक्चर जब वो देते हैं तो अक्सर करके प्रश्नों के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं कि आप इस लेक्चर हम जो लेक्चर दे रहे हैं उस पर आप लोग क्या करिए, प्रश्न पुट करते रहिए, ताकि आपकी जो जिज्ञासा है, आपकी जो नॉलेज है वो भी आपकी गेन हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे, दिया है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह किसका कथन है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका, यह आपको बताना है गेट्स का, गिलफोर्ड का, हंटर का, या फिर गैरेट का। तो 18 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गेट्स महोदय का यह आपका कथन है, यानी उन्होंने कहा था कि अनुभव के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे, दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के समान सूत्र बताए। कौन कौन से सूत्र बताए हैं और ये किसके द्वारा बताया गया है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो आपका है यह किसके द्वारा बताया गया है। तो 19 का जो सही आंसर होगा वह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताया गया। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बताया था कि हर्बर्ट स्पेंसर जी जो है वो पहले थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि शिक्षण के चरों का कार्य क्या है। शिक्षण के चरों का कार्य क्या है, यह बताना उपचारात्मक है, निदानात्मक है, मूल्यांकन है, या फिर आपका ये सभी है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि शिक्षण के चरों का जो कार्य होता है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे जरूर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक बार जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सारी जो क्लासेस नहीं है वो 7 PM पे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास चलती है। तो जो भी अभ्यर्थी 7 PM पे नहीं ज्वाइन करते हैं वो जरूर लाइव सेशन को अटेंड करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।